नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ जी, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर में डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी की। डेमोक्रेसी में तो आप जानते ही होंगे कि डेमोक्रेसी में अगर कोई वोट देता है तो वोट का नंबर इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि वो आईएएस ऑफिसर है या सांसद है या विधायक है या रिक्शा चलाने वाला है। जो कोई भी वोट देता है आम चुनाव में, वो वोट एक ही काउंट करता है। ये सिर्फ उसके नंबर पे डिपेंड करता है, उसके ओहदे पर डिपेंड नहीं करता है। उसी तरीके से सॉल्यूशन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलने पे जो सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज क्या है या सॉल्यूट के पार्टिकल का नेचर क्या है। सिर्फ नंबर पे डिपेंड करेगा या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसी प्रॉपर्टी का दूसरा नाम है डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी, सिंस दे डिपेंड अपॉन द नंबर, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पार्टिकल। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की सॉल्यूशन चैप्टर में। सो लेट अस स्टार्ट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल के नेचर पे नहीं डिपेंड करता है, बल्कि सिर्फ उसके नंबर पे डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार तरीके की होती हैं जो हमको यहां पे पढ़नी है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम किसी सॉल्यूट का नॉर्मली मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास जब हम निकालेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इन तीनों प्रॉपर्टीज में जब किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है तो हमको उसको हीट करना पड़ता है या ठंडा, यानी ठंडा करना पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो इन तीन तरीकों का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ इस तरीके का उपयोग करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, क्योंकि इसमें न तो हीट करना पड़ता है न तो ठंडा करना पड़ता है। तो बायोमॉलिक्यूल्स का जो नेचर है वो बदलता नहीं है। हीट कर देने पे, जैसे प्रोटीन हुआ या और बायोपॉलीमर बायोमॉलिक्यूल्स हैं, हीट कर देने पे या ठंडा कर देने पे उसमें डीनेचुरेशन का प्रोसेस हो सकता है। इसलिए ये तीन तरीके बायोमॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। अब हम वन बाय वन इन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे या इन तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए, अगर कोई प्योर सॉल्वेंट हम ले लें, मान लीजिए एक वेसल में हमने एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया है, ये वेसल है, इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया है। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पूरे लिक्विड में होंगे और मॉलिक्यूल सरफेस पे भी होंगे। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होंगे, ये मॉलिक्यूल इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। तो जितने मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, यानी सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, वेपर प्रेशर नहीं बढ़ता है, सिर्फ रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। अब अगर हम एक सॉल्यूट इसमें मिला दें जो कि नॉन वोलेटाइल हो, सेम सॉल्वेंट लिया और उसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ऐसे सरफेस पे होंगे, अगर हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें तो सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर लेगा, जैसे यहां पे। अब सरफेस पे ये इवेपोरेट नहीं करेगा, ये वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल है। तो
तो सिर्फ लिक्विड के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो उड़ने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। ये इवेपोरेट करने वाले मॉलिक्यूल की संख्या, जैसे यहां पर दिख रहा है कि 5 है, यहां पे दिख रहा है कि ये बहुत सारे हैं, 10-12 मतलब 5 से ज्यादा है। तो सरफेस पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो इवेपोरेट नहीं करेंगे। तो जब वो इवेपोरेट नहीं करेंगे तो यहां पर अगर इस चैम्बर को बंद कर दिया जाए तो यहां पे वेपर प्रेशर कम होगा और यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाए तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पे जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम PS से दिखाएं और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 से दिखाएं तो PS विल बी लेस देन P0। शुड बी वेरी क्लियर, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि PS विल बी लेस देन P0। कितना कम हुआ, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी हम यहां लिख सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू P0 माइनस PS। अब P0 के रिलेटिव में, यानी प्योर सॉल्वेंट के रिलेटिव में कितना कम हुआ उसको हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0। ओके, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ये पाया गया कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको हम डेराइव भी कर सकते हैं, यहां डेराइव नहीं कर रहे हैं, आगे किसी लेक्चर में डेराइव करेंगे हाउ इट कम्स इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह हम लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 और यहाँ पे N2 अपॉन N1 प्लस N2। अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन वी कैन नेग्लेक्ट दिस N2। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, या हम इसको लिख सकते हैं W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। ओके, P0 माइनस PS अपॉन P0। यहां पर अगर हमको बाकी चीजें पता हो तो हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। नॉर्मली जब हम किसी का वेपर प्रेशर मेजर करते हैं तो वेपर प्रेशर मेजर करते समय सॉल्वेंट हमने कुछ लिया, सपोज 1 kg लिया, तो उसका मास हमको पता चल गया, यानी W1 हमको पता है। सॉल्वेंट अगर नाम पता है तो हम मोलर मास जान सकते हैं। उसमें कुछ सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूट का मास हमको पता चल जाएगा। सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पता है और एक्सपेरिमेंट करके जैसे ही सॉल्यूट हमने मिलाया तो कितना वेपर प्रेशर आया PS वो निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। देन वी कैन फाइंड आउट M2 की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ओके, तो ये था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी की जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी रहेगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमको सिंपल पता है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, यानी 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, उसको हम कहते हैं, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहां सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर वेपर 2 लिक्विड है, सपोज दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, एक ग्राफ है, दिस इज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर
25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना है और दूसरे का इतना है। ये दोनों वेपर प्रेशर 1 का है, ये वेपर प्रेशर 2 का है, और दोनों सेम टेम्परेचर पे, ये वेपर प्रेशर है, यहाँ प्रेशर है। तो जाहिर सी बात है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है। तो इसको कम हीट करने पर ही 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा तो ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट लिक्विड। ठीक है, ये लो होगा, ये हाई होगा। ठीक है, यानी यहां सिंपल लिख रहा है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब हमको पता है, अभी अभी हमने पढ़ा कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जब उसमें हम सॉल्यूट मिला देंगे तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। यानी सॉल्यूट मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो होगा और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होगा। ये सिंपली इंप्लाई करता है कि जो सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाई होगा, और जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। यानी किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें अगर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एलिवेट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी से इसको दिखाते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीएस माइनस टी नॉट, जहां टीएस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, टी नॉट प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। दिस इज फॉर सॉल्वेंट एंड दिस इज फॉर सॉल्यूशन। इसको हम ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। सिंपल है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सॉल्वेंट का कम होगा, तो जो घटाने पे आएगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा टी। इस चीज को हम वेपर प्रेशर के ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। तो जरा ग्राफ से भी देख लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये सपोज करो वेपर प्रेशर, ये 1 एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है, और जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, ये सॉल्यूशन का। तो यहां पे अगर देखें तो सॉल्यूशन, ये तो समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अभी हमने पढ़ा रिलेटिव लेयरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये बढ़ते बढ़ते 1 एटमॉस्फेयर के पास कब पहुंच जाएगा, इस टेम्परेचर पे, और ये टेम्परेचर है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड टी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, या टीबी नॉट कर लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये टीएस हो गया और ये टीबी नॉट हो गया। क्या होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नॉट बता रहा है कि प्योर की बात हो रही है। और ये जो टेम्परेचर होगा ये होगा टीएस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो इन दोनों के बीच में गैप है, दिस गैप विल बी इक्वल टू डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब प्रैक्टिकली ये पाया गया कि डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। और यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी की जगह अगर हम एक कांस्टेंट यूज कर लें, देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ये एक इक्वेशन मिलेगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम की जगह एम का हम फार्मूला लिख सकते हैं, ये मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी में क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ
1 जो है वो सॉल्वेंट को बता रहा है और 2 जो है वो सॉल्यूट को बता रहा है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, अगर मास किसमें हो, ग्राम में हो, तो हम इस m की जगह ये वैल्यू भी रख सकते हैं। Kb क्या है, Kb एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये भी एक बार नाम देकर के पूछ लिया गया है, तो ये नाम आप याद रखेंगे, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर हम इस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें तो हम यहां सिंपली लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी व्हेन m इज इक्वल टू 1, यानी जब मोलैलिटी 1 हो तो जो डेल्टा टीबी होगा वही केबी होगा। यानी अब डेल्टा टीबी को आप डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन 1 मोलैलिटी 1 कब होगी, जब 1 मोल सॉल्यूट को 1 केजी सॉल्वेंट में घोल दिया जाए, तब कितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होता है सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, दैट इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है कि जब 1 मोल सॉल्यूट को घोल दिया जाए 1 केजी सॉल्वेंट में, तो जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का, जितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या उसी को हम कहते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां पर भी हम मोलर मास निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन या एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम सॉल्यूट का कितना मास लेंगे वो हमें पता होगा, फिर उसमें सॉल्वेंट का कितना मास लिया, फिर उसमें कितना सॉल्यूट मिलाया वो हम खुद मिलाएंगे, तो हम इसको भी पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आएगा वो हम कैलकुलेट, वो भी हम एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं। Kb की वैल्यू पता होती है सिंस इट इज कांस्टेंट, तो M2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं या मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को के द्वारा। लेकिन हम बायोमॉलिक्यूल्स के लिए ये मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हीट करते ही बायोमॉलिक्यूल्स डीनेचर्ड हो जाएगा या उसका शेप बदल जाएगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करने से पहले इस तरीके का जो यूज है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इस प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं। जैसे अगर हम एग बॉयल करें तो एग बॉयल करते समय हम पानी में नमक डाल देते हैं। पानी में नमक डाल देने पे सपोज पानी अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल कर रहा था, तो अब वो 110 पे बॉयल करेगा, ठीक है। और अब वो 110 पे बॉयल करेगा तो टेम्परेचर इसका बढ़ करके 110 तक जा सकता है। वैसे पानी का टेम्परेचर 100 के ऊपर जैसे ही होगा पूरा का पानी इवेपोरेट करने लगेगा, उससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। लिक्विड को हीट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और वो वेपराइज होने लगेगा। अब वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा तो वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी इस लिक्विड का टेम्परेचर, इस वाटर का टेम्परेचर नॉर्मली 100 से ऊपर नहीं जा सकता था, लेकिन अब वो 110 पे जा सकता है अगर मैं उसमें नमक मिला दूं तो अब जो अंडा 100 पे उबल रहा था वो 110 पे उबलेगा तो जल्दी पक जाएगा। इसी तरीके से दाल में नमक डाल देंगे या सब्जी पकाते समय नमक डाल देने पे वो जल्दी पक जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, जो कि तीसरी प्रॉपर्टी है, यह है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें कोई लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ये वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। यहां पर ये जो ग्राफ है ये कोई सॉल्वेंट का सॉलिड स्टेट है, उसके वेपर प्रेशर का ग्राफ है। और जो उसका प्योर स्टेट है, यानी जो सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, उसका ग्राफ इस तरीके से है।
जो सॉल्वेंट है, और जो सॉल्यूशन बना उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन का ग्राफ हमेशा सॉल्वेंट के नीचे आएगा। ये सॉल्यूशन हुआ, ये सॉल्वेंट हुआ। सॉल्वेंट को नीचे प्लॉट करेंगे तो यहां तक आएगा सॉल्यूशन का, यानी ये सॉल्वेंट का क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया डेल्टा टीबी ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया, ये टीएस हो गया। तो यहां पे ये जो डिफरेंस दिख रहा है आपको, सिंपल दिख रहा है कि जो सॉल्वेंट होगा उस सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग, सॉरी टीबी नहीं होगा, टीएफ होगा, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और जो सॉल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड डेल्टा टीएफ, डिक्रीज हो जाएगा, एंड दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीएफ इज व्हाट, इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये पाया गया कि जो डेल्टा टीएफ है ये भी प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के, या डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम, या डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू फिर वही मोलैलिटी का फार्मूला W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। ओके, अब हम यहां पर KF को या डिफाइन कर सकते हैं, when डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, कब, when M इज इक्वल टू 1, यानी जब हम 1 kg सॉल्यूट को, सॉरी 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम होगा दैट इज कॉल्ड मोलर, दिस KF इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। KF को क्या कहते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम है KF इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आपने क्रायोस्कोपिक इंजन का नाम जरूर सुना होगा, उसमें क्या करते हैं कि जो फ्यूल होता है, जो ऑक्सीजन होता है या जो हाइड्रोजन होता है, उसको लिक्विड स्टेट में वहां पे रखा जाता है, तो लो टेम्परेचर पे जो वर्क होता है दैट क्रायोस्कोपिक वर्ड इज यूज्ड फॉर दैट। तो ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे फिर से डिफाइन करेंगे, जब 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में घोल दिया जाता है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना होता है उसी को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब डिप्रेशन का जो मोलर डिप्रेशन हो रहा है या जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, इसका यूज भी होता है। यूज क्या क्या इससे करेंगे, यूज में एक यूज तो आप ये कर सकते हो कि जो आइसक्रीम वाले रखे रहते हैं बर्फ, और उस बर्फ के अंदर आइसक्रीम रखे रहते हैं। अब बर्फ का टेम्परेचर, यहाँ आइसक्रीम रखा हुआ है, बर्फ का टेम्परेचर आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं उसमें नमक मिला दूं, NaCl मिला दूं, तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -10 हो गया। अब -10 से पे वो लिक्विड स्टेट में भी रहेगा तब भी उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, 10 रहेगा, 0 से कम रहेगा। तो इसका यूज करते हैं हम बर्फ वाले जो आइसक्रीम जिस डब्बे में रखते हैं, तो यहाँ पे नमक मिला के रखते हैं। दूसरा, जो मान लो जहाँ पे हिल स्टेशन हैं जहाँ स्नोफॉल होता है, वहां पे स्नो को हटाने के लिए, क्योंकि मान लीजिए स्नोफॉल हुआ, टेम्परेचर सपोज -5 डिग्री सेंटीग्रेड है और रोड पे स्नो इकट्ठा हो गई है। अब यहाँ पे अगर हम नमक छिड़क दें या कैल्शियम क्लोराइड छिड़क दें, ये सस्ते हैं तो इनको अगर हम छिड़क देंगे तो ये जो अब टेम्परेचर, अब जैसे ही बर्फ का टेम्परेचर जो या पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है सपोज 110 डिग्री -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया इनके छिड़कने से, क्योंकि सोल्यूशन बन रहा है। तो अब ये जो बर्फ है वो पिघल जाएगी, क्योंकि अब वो फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका वो -10 हो गया है, अब -5 पे वो फ्रीज नहीं करेगा तो पिघल के सारी बर्फ क्या होगी, हट जाएगी। तो उस बर्फ को क्रशर से या किसी मशीन से हटाने से आसान एक तरीका ये भी है कि उसमें हम NaCl या कैल्शियम क्लोराइड खास करके छिड़काव कर देते हैं, तो वो बर्फ आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरा, हिल स्टेशन पे मान लीजिए हमने गाड़ियों में जो ठंडा करने के लिए रखे थे इंजन को, उसमें पानी भरते हैं, ठीक है,
तो उसमें जो पानी भरा हुआ है, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर उसमें पानी भरा हुआ है तो फ्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो कूलेंट जो होगा वो फ्रीज कर जाएगा। तो इस समय हम वाटर में एक चीज और मिला देते हैं जिसको हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। ये भी क्या करता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल और वाटर का मिक्सचर देते हैं जिससे इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से काफी कम हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि अगर सपोज करो -15 या -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनका फ्रीजिंग पॉइंट जा रहा है, तो -20 तक ये लिक्विड में ही रहेगा, सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा और आसानी से गाड़ी के इंजन को ठंडा रखेगा। दूसरा, अगर यही गाड़ी मान लीजिए रेगिस्तान वगैरह में जा रही है, तो अब आप जान गए हैं कि जो सॉल्यूट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करेगा वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कर सकता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं जिससे ये लिक्विड आसानी से इवेपोरेट नहीं करता है, उसका इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों जगहों पे काम आता है। तो ये है कि जो हिल एरियाज में गाड़ी हम यूज करते हैं वहां इंजन को ठंडा करने के लिए जो पानी यूज किया जाता है उसमें हम एथाइलिन ग्लाइकॉल मिला देते हैं। ग्लाइकॉल डाइहाइड्रिक एल्कोहल होता है। अब लास्ट वाला जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं। लास्ट में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो चौथी है, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसके पहले हम लोग जान लेते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। एक सॉल्यूशन को प्योर सॉल्वेंट से अलग कर दे, या ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो, क्या हो, कंसंट्रेट सॉल्यूशन और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्वेंट की ही बात करेंगे, लेकिन यहां सॉल्वेंट है आप उसको मान सकते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर हम इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग कर दें, एक मेम्ब्रेन हो जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की क्वालिटी ये होती है कि वो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को आने जाने देता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को आने जाने नहीं देता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर हम अलग कर दें तो हमने ये देखा कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं ये सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट कम है, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन कम है, यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ये मूव करते हैं और यानी इनके पास एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक टेंडेंसी होती है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने की। अगर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। तो ये ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इधर से इधर मूव नहीं कर सकते, उनको अलाउड नहीं है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ आना जाना। तो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। और डिफ्यूजन से उल्टा ये है कि डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट भी मूव करता है, सॉल्यूट भी मूव करता है, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। और ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि डिफ्यूजन लिक्विड और गैसेस दोनों स्टेट में हो सकता है। और डिफ्यूजन के केस में हमको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आवश्यक है, उसी के थ्रू होता है। और यहां पर मॉलिक्यूल प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्वेंट की इधर से इधर मूव करने के लिए। अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ उतना ही प्रेशर अप्लाई कर दूं, यहां पिस्टन लगा करके जितने प्रेशर से ये मॉलिक्यूल इधर से इधर मूव कर रहे हैं, यानी ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसके बराबर यहां प्रेशर अप्लाई कर दूं, तो ये जो सॉल्वेंट का मोशन है ये रुक जाएगा। ये यहां मैं देख सकता हूं, मान लीजिए सॉल्वेंट का लेवल यहां तक है, यहां पे सॉल्वेंट का लेवल मैं सेट कर दूं तो सॉल्वेंट नीचे की तरफ आएगा, तो मुझे पता चलेगा कि इधर से इधर मूव कर रहा है। तो इफ आई वांट टू चेक दिस मोशन, इफ आई वांट टू चेक द ऑस्मोसिस, तो यहां पे जितना प्रेशर अप्लाई करूंगा वो किसके बराबर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। यानी ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशन पर लगाया गया मिनिमम प्रेशर ही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो वैल्यू होगी ये होगी ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कहां लगाया जाएगा, सॉल्यूशन पे। क्यों लगाया जाएगा, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को चेक करने के लिए, रोक देने के लिए। अब
ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तो ये पाया गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, osmotic pressure pi is proportional to concentration, osmotic pressure pi is proportional to temperature, दोनों पे डिपेंड करता है। तो दोनों को मिला करके कह दिया गया कि osmotic pressure pi is equal to C into T, या यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करेंगे जो कि RCT है। ये वही R है जो R हम गैसियस, यानी ये क्या है, आइडियल गैस का जो कांस्टेंट यूज करते हैं वही कांस्टेंट है। तो पाई इज इक्वल टू, हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT। सी क्या है? मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन है, सी इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की जगह हम लिख सकते हैं N/V इंटू RT। N की जगह हम क्या लिख सकते हैं? N की जगह मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं, यानी W2 अपॉन M2 इंटू RT अपॉन V। यहां से अब आप देखें तो पाई इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू RT अपॉन V। यहां पे हम M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजें हमें एक्सपेरिमेंट करते समय पता चल जाती हैं। और इस मेथड से, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से, हम बायोमोलिक्यूल्स का मोलर मास निकालते हैं, बायोमोलिक्यूल्स का मोलर मास, क्योंकि यहां पे हमको हीट नहीं करना पड़ता। ऊपर के जो तीन तरीके हमने पढ़े हैं उन तीनों तरीकों में या तो हीट करना पड़ेगा या तो ठंडा करना पड़ेगा, जिससे कि बायोमोलिक्यूल्स का जो शेप है वो डिनेचर्ड हो सकता है, बिगड़ जा सकता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा आसान तरीका जो प्रेफर किया जाता है बायोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए वो है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। अब ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड में हम तीन वर्ड और यूज करते हैं। एक को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरे को कहते हैं हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और तीसरा है हाइपरटोनिक। अगर दो सॉल्यूशंस हैं A और B और दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर पाई सेम है तो वो कहलाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहां आप ये जान लें कि जो सॉल्यूशन बना हुआ है, अगर उस सॉल्यूशन में कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा है, यानी जैसे एक सॉल्यूशन में हमने पानी में ग्लूकोज डाल दिया, एक में पानी में हमने फ्रक्टोज डाल दिया, तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज पानी में जाके न तो टूटते हैं न तो जुड़ते हैं। लेकिन अगर NaCl डाल दिया तो NaCl पानी में जाके टूट सकता है। तो अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो ग्लूकोज ऐसे सॉल्यूट की बात कर रहे हैं जो जाकर के पानी में न तो टूटता हो न तो जुड़ता हो। तो पानी में अगर कोई सॉल्यूट जाके न तो टूट रहा है, न तो एसोसिएशन हो रहा है, न तो डिसोसिएशन हो रहा है, तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर होंगे तो उनकी कंसंट्रेशन भी बराबर होगी, क्योंकि हम जानते हैं पाई इज इक्वल टू होता है CRT। ये दोनों चीजें कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट होंगी, तो जिनके पाई बराबर होंगे उनके C भी बराबर होंगे। बस ऐसा होना चाहिए कि दोनों में से कोई टूट नहीं रहा हो, कोई जुड़ नहीं रहा हो। तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं वो आइसोमोलर भी होंगे, उनकी मोलैरिटी क्या होगी? सेम होगी, आइसोमोलर। हाइपरटोनिक में जिसका दो सॉल्यूशन है, मान लीजिए A और B, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर A का ज्यादा है और B का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो जिसका ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे हाइपर और जिसका कम होगा उसको हम कहेंगे हाइपो। तो जब भी दो में एक कम होगा तो कम वाला जो होगा वो होगा हाइपो और ज्यादा वाला जो होगा वो होगा हाइपर। जब आप तेजी से बोलने लगते हैं गुस्से में तो लोग कहते हैं ना कि हाइपर मत होइए, तो ये हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब ज्यादा, तो एक कम होगा तो वो हाइपोटोनिक कहलाएगा, जो ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक होगा। फिर वही बात, अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो जो हाइपर होगा उसका मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जो हाइपो होगा उसकी मोलर कंसंट्रेशन कम।